नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी छात्रों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए और उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए और आने वाली जो भी होमगार्ड की वैकेंसियां लगी हुई हैं इन सब के लिए जो लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण फंडा होता है, जिससे कम से कम 8 से 10 सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। जहां से ये टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं तो बच्चे हम लोग ना छोड़ पाते हैं और ना इसको सही कर पाते हैं। तो इसका फंडा क्या होना चाहिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, तो एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो इसी क्रम में हमारी 2 क्लासेज आ चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। कथन, पूर्वधारणा, कथन और कार्यवाही। आज जो बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा कथन और तर्क। तो बिना देरी किए हुए इस टॉपिक के बारे में हम लोग चलते हैं, जहां से आपका 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए भैया, सर्वप्रथम जैसा कि बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये क्या होता है कथन तर्क, पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बता दूं, उसके बाद फिर आप लोग इसको पढ़िएगा, इसके बारे में जानिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कथन और तर्क होता क्या है। तो बच्चे, कथन और तर्क ये होता है, जैसे आप लोग आम भाषा में समझिए कि जैसे ग्रामीण अंचल में आपको कभी सलाह लेनी हो या शहरी क्षेत्र के भी आप हैं, तो जब आपको कोई बिजनेस करना हो या किसी प्रकार की कोई कार्य करना हो तो आप लोग अपने बड़ों से या जो एक्सपीरियंस है या किसी मित्र से कभी ना कभी सलाह लिए होंगे। पहले आप अपनी समस्या को बताते हैं और फिर वो आपको सॉल्यूशन देता है और उसके लिए कुछ तर्क भी देता है कि हाँ ऐसा करो तो क्यों करो, ऐसा करो तो क्यों ना करो। आप लोग उस तर्क को सुनते हैं, अगर आपको वो तर्क अच्छा लग जाता है तो आप उस कार्य को कर लेते हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि कथन तर्क में होता क्या है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे थियरी के माध्यम से, फिर आपको हम बताएंगे कि कथन तर्क में करना क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं और इंट्रोडक्शन दे दूं बच्चे कि जो कथन तर्क होता है इसमें हमें थोड़ा सा अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि कथन तर्क में कुछ तर्क ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, जो हमेशा सही होते हैं, जिनको एग्जाम में सही माना जाता है। और लाइफ में भी आप ये समझिए कि अगर आप तर्क को पहचानना नहीं सीख रहे हैं तो आप हमेशा धोखा खाने वाले हैं। तो तर्क जो होता है वो सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इसको पहचानने के लिए बच्चे 2 तरह की बातें बताई गई कि एक मजबूत तर्क होता है और एक आपका गलत जो कमजोर तर्क होता है। कमजोर तर्क आपका गलत होता है और मजबूत तर्क ही सही माना जाता है। अब मजबूत तर्क जो होता है वह कौन से कैटेगरी के तर्क हैं और कमजोर वाले तर्क कौन सी कैटेगरी के हैं, यहाँ पर थोड़ा हम लोग एनालिसिस करेंगे। और बच्चे यकीन मानिए इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे सवालों पर, कैसे सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चे, जो आपको दिया गया है, यहां दिया जा रहा है कथन तर्क 2 तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक मजबूत तर्क और एक कमजोर तर्क। मजबूत तर्क आपका सही माना जाता है, कमजोर तर्क आपका गलत माना जाता है। अब मजबूत तर्क में बच्चे यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो आपसे कहा जा रहा है कि जब कोई तर्क यहां पर देखिएगा बच्चे लिखा गया है, जब कोई तर्क सार्वभौमिक रूप से मान्य हो, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता और वह कथन से संबंधित हो, सबसे बड़ी जरूरी है कि कथन से संबंधित हो, उस पर कोई और तर्क नहीं दिया जा सकता और वह निश्चित रूप से सत्य होगा। अब जैसे यहां पर कहा गया है एग्जाम्पल के रूप में, सूर्य पूरब से निकलता है। अगर कोई इस बात को बोलता है कि सूर्य पूरब से निकलता है तो यह 100% तर्क सही माना जाएगा, क्योंकि ये सार्वभौमिक तर्क है, ऐसा प्राकृतिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात अगर कोई तर्क सार्वभौमिक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो उसको हम सही मानते हैं। अब उसके बाद जैसे और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे किसी की उम्र हो गई हो शादी करने लायक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको समझाते हैं कि भैया सृष्टि का संचालन ठीक से बना रहे, संतुलित बना रहे, इसके लिए एक सार्वभौमिक सत्य है, लड़का और लड़की को विवाह के परिणय सूत्र में बंधना पड़ता है। अगर आप नहीं बंधेंगे तो आपका जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा नहीं और आने वाली पीढ़ियां भी ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी, यानी कि मानव का जो क्रम है वो कोलैप्स हो जाएगा। ये भी एक सार्वभौमिक सत्य होता है।
तो आप लोग परिवार में भी सुनते आते हैं कि भैया ये तो विधि का विधान है, ऐसा करना पड़ेगा। जैसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि लड़कियां पराई धन होती हैं, और माँ बाप आपको समझाते हैं किसी बच्ची को, मान लीजिए वो कहे कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं किसी और के घर नहीं जाना चाहती हूँ, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटी पराई धन होती है बच्चे, ये तो विधि का विधान है। इसका मतलब वो सार्वभौमिक सत्य है, आपको ये बात माननी चाहिए। जो सार्वभौमिक है उसमें अगर आप तर्क दे रहे हैं तो आपका तर्क गलत है। अगला बच्चे देखिए, अगला कह रहा है विश्लेषणात्मक तर्क। विश्लेषणात्मक तर्क क्या होता है, एनालिटिकल ट्रुथ क्या होता है, यह बच्चे होता है किसी सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो आपकी संस्थाएं होती हैं उसके द्वारा तय किया जाता है। अब जैसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई त्योहार हो या कोई जुलूस निकल रहा हो, जैसे अंबेडकर जयंती हो, अगर ये कह दिया जाता है कि अंबेडकर जयंती पर सभी सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे, सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया। अब मान लीजिए कुछ ऐसे तत्व हों वो ये कहें कि हम सरकार के फैसले को नहीं मानते, हम क्यों माने। तो पहली बात तो सरकार ऐसा नहीं कि एकदम वहां पर आपको तानाशाही के रूप में आदेश दे रही है, नहीं, सरकार ने अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका पैनल बुलाकर पहले ही समझ लिया है कि अगर छुट्टी नहीं करेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, या कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ हो किसी को नुकसान पहुँचाया जाए भीड़ द्वारा, तो वहाँ पर यह बता दिया जाता है कि इसके लिए रास्ता खाली करना ही उचित है, इसलिए भैया इस दिन आप लोग अपने संस्थान को बंद कर दीजिए। अब अगर कोई नहीं मान रहा है तो फिर पुलिस उसको समझाती है अपने तरीके से। कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर कोई निर्णय दे रही है, या कोई सरकारी संस्थाएं निर्णय दे रही हैं, या कोई वैसे भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन कोई निर्णय दे रहा है, तो उसको सबको मानना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सही और गलत चीज़ें हैं वो पहले ही निर्धारित हो चुकी हैं, उसको पहले ही समझा जा चुका है। तो इसलिए भैया अगर कोई विश्लेषणात्मक तर्क है तो वो भी सही माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया कि एलपीजी लगवाने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है, अगर ये सरकार द्वारा निर्धारित है तो कोई भी व्यक्ति इस पे तू तड़ाक नहीं कर सकता कि नहीं भैया ये मैं नहीं मानूंगा, सरकार अपने मर्जी से हम पर कोई काम नहीं थोप सकती। ये गलत है और आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो लोग मनवा देते हैं फिर वहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर बोला है अनुभव आधारित तर्क। ये तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि हमने अभी जैसे एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी व्यक्ति को कोई निर्णय लेना हो, किसी मुसीबत में फंसा हो, तो लोग अनुभवी व्यक्ति से मिलते हैं जो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर मान लो तुम्हें क्रिकेट खेलनी है, तो तुम जो क्रिकेटर जिसको अनुभव हो उसके पास जाओगे, जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, इनके पास जाओगे, इनके इंस्टीट्यूट में जाओगे, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट खेला है, इनको क्रिकेट की समझ है। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस पर्सन के पास जाओगे, वहाँ उनसे सीखोगे उनकी क्वालिटीज। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप जाओगे किसी एक्टर से मिलने, क्योंकि एक्टर तो सिर्फ एक्टिंग सिखा सकता है। तो जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, अगर आप उसके पास जाके सलाह ले रहे हो, अगर वो कुछ कह रहा है अपने अनुभव के आधार पर, तो वो 100% सही होता है, उसको आप कभी गलत मानने की भूल मत करिएगा। एज उसमें टीचर भी आता है कि अगर वो एक्सपीरियंस है, उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको कोई हिदायत दे रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए आपको। अब यहाँ पर यही चीज लिखा है, जैसे बोला जाए अच्छी क्रिकेट के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, अगर ये बात सचिन बोल रहा है तो एकदम 100% सही है कि लोग उसे मानेंगे, क्योंकि सचिन एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, दुनिया के जाने माने चेहरे हैं। अगर वो उन्होंने क्रिकेट में कुछ कह दिया तो वो एक लकीर हो जाती है, इसलिए फिर भैया वहाँ पर संदेह नहीं रह जाएगा, तो इसलिए इसको सत्य मानेंगे। तो आपने देखा कि 3 कैटेगरी आपकी सही होने की मजबूत तरकी हुई। पहला तो सार्वभौमिक सत्य जिसका कोई काट ना हो, दूसरा अगर कोई अनुभवी व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो वो भी सही है, और तीसरा अगर सरकार या कोई संस्था अगर कोई आपको निर्णय दे रही है तो वो भी आपका सही होता है। तो 3 तर्क आपके मजबूत वाले में आ गए। अब बच्चे यहाँ पर कुछ तर्क ऐसे हैं जो कमजोर कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कमजोर कैटेगरी वाले तर्क कौन कौन से हैं, इसको अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ देखिएगा कमजोर तर्क क्या है, वह तर्क जो अर्थ में स्पष्ट ना हो, आगे बोला है दिमाग में संदेह उत्पन्न अथवा भ्रम उत्पन्न करता हो, एक अस्पष्ट तर्क की तरह लिया जाता है। एग्जाम्पल, किसी को निश्चिंत होकर खाना पीना चाहिए क्योंकि एक दिन सबको मरना है।
अगर बच्चे ऐसा तर्क है, सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि भैया सब लोग आराम से एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, एक दिन तो सबको मरना है, क्या मतलब है यार शादी ब्याह करने का, बच्चों को जिम्मेदारी लेने का, और फिर ये हमें ये बनाना है वो बनाना है। किस लिए बनाओगे? जब एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा बाद में, तो किस लिए बनाओगे? ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसके पीछे आप बात को समझिएगा। एक विद्वान हुआ करते थे, ओशो, आपने नाम सुना होगा, रजनीश ओशो, बहुत फेमस नाम है। उनके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी, वो ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे देते थे, उनको चैलेंज कर देते थे। अब आप समझिए, इसीलिए उनको किसी देश ने, उनके पास जो थीसिस थी, हालांकि वो गलत नहीं थी, लेकिन अमेरिका जैसा देश उनको अपने देश से निकाल देता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी उनको जगह नहीं देने को तैयार रहते थे, क्योंकि कारण उसका एक ही था कि अगर आप व्यक्ति के मन में ये ऐसा संदेह पैदा कर दोगे कि अब तो तुम इस दुनिया में आए हो कुछ दिन के लिए ही, अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करो, चाहे आप ऋण लेकर ही जियो, लेकिन मस्त होकर जियो, तो बच्चे ऐसा होगा। सुनने में तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि आपको इस योग्य बनाया है आपके माँ बाप ने, कि आप जो है इस बात को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, चूंकि आपके माँ बाप ने आपको ऐसा योग्य बना दिया। अब मनुष्य हो चाहे कोई अदर कैटेगरी का प्राणी हो, जब तक उसका पालन पोषण नहीं होगा, वो बड़ा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो उसका जीवन पशुओं से भी बेहतर हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा करके चले गए, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो भी कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने, जिसको लालन पालन मिला है अपने माँ बाप द्वारा, वो तो उनके द्वारा बड़ा किया गया है। आप तो अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, फिर आपके पीछे जो पीढ़ी होगी वो होगी नहीं, अगर होगी तो जंगली पशुओं की तरह होगी, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं होंगे, उसमें सभ्यताएं नहीं होंगी, उसमें किसी प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं आ पाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इसीलिए उनसे लोग डरते थे, और ये इसीलिए वक्तव्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव कल्याण के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है सामान्य जानकारी, कह रहा है यदि कोई कथन यह दर्शाता है कि कथन में किसी बात की नकल की जा रही है, तो इस तथ्य को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अपने समाज में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं कि भैया फलाने का लड़का दिल्ली जाके पढ़ाई किया, आईएएस बन गया, तुम भी दिल्ली जाके पढ़ाई करो, आईएएस बन जाओगे। तो बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग किसी को अपना मेंटार मान सकते हैं, लेकिन कॉपी करके आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। आप देख लो, अमिताभ बच्चन की तरह बोलने वाले हुबहू एक नहीं सैकड़ों ऐसे मिमिक्री एक्टर मिलेंगे, किशोर कुमार की तरह गाने वाले एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे एक्टर मिलेंगे, जो सिंगर मिलेंगे ऐसे जो गाना गाते हैं, और भी बच्चे ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे जो किसी की कॉपी करते हो। लेकिन कॉपी करने वाले को सिर्फ थोड़ा बहुत फेम मिल सकता है, लेकिन वो मुकाम नहीं मिल सकता जिसकी वो कॉपी कर रहा है। अगर वैसा बनना है तो उसके आदर्शों पर चलना पड़ता है, वैसा कॉपी करके आप वो जगह कभी नहीं बना पाओगे। और भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, किसी को बिजनेस करना हो तो लोग बोलते हैं भैया ये तो दुकान बहुत फेमस है। आप किसी की कॉपी करके कोई काम करेंगे तो पक्का है फेल होंगे, क्योंकि उसकी मेहनत उसमें जुड़ी होती है, उसकी रणनीतियां उसमें जुड़ी होती हैं। तो आप जिस काम में एक्सपर्ट हैं, आप उस काम को करिए जिसमें आपका अनुभव हो, या अनुभव प्राप्त पहले करो। किसी की कॉपी करके कोई काम करोगे, चूंकि वहां की स्थितियां परिस्थितियां कुछ और होती हैं और आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ और है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, इस बात को समझना पड़ता है। तो इसलिए जहां कॉपी की बात आती है वो बच्चे गलत होता है, कमजोर तर्क होता है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है पुजारा को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र के ज़्यादातर खिलाड़ी संन्यास को महत्व देते हैं। पुजारा को इस वजह से संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्या पुजारा को इस वजह से संन्यास ले लेना चाहिए कि उसकी उम्र के ज़्यादातर खिलाड़ी रिटायर को होने को महत्व देते हैं? नहीं, अगर पुजारा अच्छा खेल रहा है, उसकी फिटनेस अच्छी है, तो वो रिटायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसलिए कॉपी वाला गलत हो जाता है। फिर कह रहा है निरर्थक तर्क, वह कोई तर्क जो स्वीकार्य ना हो निरर्थक तर्क माना जाता है। निरर्थक का मतलब ऐसा होता है जिसके कोई सिर पैर ना हो। अब जो जैसे कोई कह दे कि भैया हम पाकिस्तान को इस देश के नक्शे से ही खत्म कर देंगे, ऐसा कोई तर्क दे कि बार बार आतंकवाद को वो बढ़ावा दे रहा है, तो इसको हम एकदम नक्शे से खत्म कर दें। वहाँ पर बहुत सारे निर्जीव लोग भी हैं और निर्दोष लोग भी हैं, वही भी मारे जाएंगे।
तो कुछ ऐसे तर्क होते हैं जो निरर्थक होते हैं, जिसका कोई महत्व तो नहीं होता है ज़्यादा। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में और भी आप ले सकते हो, जैसे विदेशी कपड़े को हम बैन कर दें, तो भैया इसके पीछे भी बहुत सारी लॉजिक होती है, क्योंकि आजकल तो कितनी ट्रेडरी होती है, सबका ट्रेड का एक वो है। जैसे अमेरिका हम पे टैरिफ लगा रहा है, हम भी अमेरिका पे टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम अमेरिका से व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से जुड़े हुए और भी देश है, फिर और भी देशों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा बोलना निरर्थक तर्क है। अमेरिका तो छोड़ो, हम लोग चाइना को नहीं बैन कर सकते हैं, क्योंकि चाइना अगर हमें वो भले ही नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन उसकी मार्केट सस्ती है। पहली बात तो हमारी मजबूरी है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उसके यहाँ से एक चीज़ बैन करेंगे, अपनी एक चीज़ मंगाएंगे, मना करेंगे, तो उसके यहाँ से हम लोग 10 सामान खरीदते हैं, या हमें वो चीज़ें नहीं, अगर मान लो उसको हम बैन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ और भी देश हैं जहाँ पे हमारी चीज़ें बैन होंगी। तो ये सब चीज़ें बोलना एक निरर्थक होता है, क्योंकि आपको सिर्फ लॉलीपॉप की तरह कह दिया जाएगा कि विदेशी सामानों का आप बहिष्कार कर दो, बस इतना ही है। लेकिन सरकार वैसा नहीं कर सकती है, सरकार की कुछ मजबूरी होती है। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत माना जाता है। मुझे लगता है बच्चे आप समझ गए होंगे कि जो कमजोर तर्क है उसमें भैया किसी की नकल मत करो, सामान्य जानकारी हो गया। अस्पष्ट तर्क अगर हो तो वो भी गलत हो जाएगा। और एक मैंने बोला कि निरर्थक तर्क, ये सारे तर्क बच्चे आपके गलत होते हैं, इसको आपको समझना होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर कि कैसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे बच्चे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक बार इसको आप पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब देते रहिएगा। चलिए यहाँ पर देखते रहेंगे कि बच्चे सवाल आपकी परीक्षा में किस तरह से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। आप सभी लोग सिलसिलेवार तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला बच्चे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि क्या रसोई गैस पर सब्सिडी को कम करना अनुशंसनीय है, यानी कि प्रशंसा के योग्य है, ऐसा क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि हाँ, सब्सिडी प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाती है, केवल उपभोक्ताओं को मूल कीमत का बोझ उठाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इससे दैनिक उपभोक्ताओं के वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे मुद्रास्फीति दर पर बुरा असर पड़ेगा। तो आप इसको सोच समझ के जवाब दीजिए कि इसमें किस तर्क को आप महत्वपूर्ण देते हैं। तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे। अगर आप तर्क को नहीं समझ पाए तो आप हमेशा गलत डिसीजन ले लेंगे। रियल लाइफ में भी आपको ये समझना पड़ता है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर है। इस कड़ी को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, सब्सिडी मतलब, जिनको ना पता हो मैं बता दूं, सब्सिडी का मतलब वो होता है जो सरकार कुछ चीज़ों में छूट देती है। जैसे रसोई गैस में अगर सब्सिडी का मतलब हुआ कि जैसे वो ओरिजिनल में 1000 की पड़ रही हो, आपको 500 का दे, तो सरकार 500 रुपये अपनी तरफ से घाटा लगा के आपको देती है ताकि पब्लिक को दिक्कत ना आए। तो इसी को सब्सिडी कहते हैं। जैसे खाद में भी सब्सिडी मिला करती थी, अब तो पता नहीं रेट बढ़ गए हैं, अब भी हो सकता है कुछ चीज़ों में रियायतें दी जा रही हो, कि जैसे आपका अगर रेट है 1000 रुपया, तो सरकार आपको 700 में ही देती है, क्योंकि किसान उतना मजबूत नहीं है। तो इसी को सब्सिडी कहते हैं। अब पहला जो कह रहा है कि हाँ, सब्सिडी प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाती है, यानी कि सब्सिडी देने से जो प्राकृतिक संसाधन है वो कम हो जाएंगे, केवल उपभोक्ताओं को मूल कीमत का बोझ उठाना चाहिए। तो भैया ये साबित तो नहीं है कि अब जैसे किसान को सब्सिडी नहीं दोगे तो क्या वो खेती कर पाएगा। अगर मान लो अपने अनाज बढ़ा देगा वो रेट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी खरीद पाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, सब्सिडी प्राकृतिक, मतलब कह रहा है हाँ देना चाहिए, लेकिन इसका तर्क देखिए, कह रहा है कि सब्सिडी प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाती है। क्या सब्सिडी देने से प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएगा? ये तो भैया सरासर गलत लग रहा है, बिल्कुल ही गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, भैया सब्सिडी मत दो, लेकिन ना तो क्यों ना, इसके तर्क को समझो। कह रहा है कि इससे दैनिक उपभोक्ताओं के वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे मुद्रास्फीति दर पर बहुत बुरा असर होगा। क्या सब्सिडी देने से जो दैनिक उपभोक्ता यानी कि उसको खरीद रहे हैं, क्या उन पर असर पड़ने लगता है? भैया अभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि सब्सिडी मतलब जो सरकार अपने मुनाफे को कम करके किसानों को या और लोगों को देती है, उसी को सब्सिडी कहते हैं। तो इससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ये भी गलत है। यानी कि भैया ना तो तर्क फर्स्ट होगा और ना ही सेकंड होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बच्चे आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे पढ़िएगा, आगे देखिएगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है भैया।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब आप किसी से सलाह लेने जाते हो कि भैया हम ये करें कि ना करें, तो वैसे यहां भी समझिए कह रहा है कि क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, ऐसा उसने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यहां पर दो तर्क दे रहा है वो, हां तो क्यों हां, ना तो क्यों ना। अब आपको तर्क को पहचानना है कि कौन सा तर्क सही है। अब पहला तर्क कह रहा है कि हां यह यात्रा के समय को कम करता है, यहां काम नहीं कम करता है, और जिससे समय और धन की बचत होगी। तो भैया ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहां पर ये समय जो है कम लगेगा, उससे धन की बचत होगी, बिल्कुल सही है। अब जैसे किसी को मुंबई जाना है तो वैसे तो भैया 28-30 घंटे लग रहे हैं, 32 घंटे लग रहे हैं। अगर मान लो बुलेट ट्रेन हो तो हम 3-4 घंटे 5 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, तो हमारे लिए सुविधा होगी, हमारा समय बचेगा। उतनी देर जो हम ट्रेन में बिताते हैं या उतना जो हम लोग टाइम एक्सपेंड करते हैं उसको हम लोग कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। तो पहला तो ये सही होगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इसके लिए नहीं तो क्यों नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिनके बाद बुलेट ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। तो भैया इस बात से भी नहीं नकार सकते हैं कि अभी हमारे पास जो पटरियां हैं, आप देखो कि गाड़ियां जब 120 की स्पीड से जाती है तो ऐसा लगता है कि कहीं पटरी गिर ना जाए, एकदम बवंडल जैसा आ जाता है। तो आप सोचिए कुछ, अगर गाड़ी 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो क्या वो पटरी चल पाएगी? वो तो मैग्नेटिक पर आधारित हो जाती है। अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा भैया, अभी तो हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं है। तो इस वजह से ये बात को भी हम नहीं नकार सकते हैं, ये भी सही है। तो भैया यहाँ पर तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रबल है, आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिएगा हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चे, आगे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं और आपके लाइफ से जुड़े हुए भी हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इस तर्क को नहीं पहचान पाए तो फिर भला किस तर्क को जानोगे। कह रहा है कि क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। अब यहां बच्चे इसको ठीक से समझिएगा। जो पहला तर्क कह रहा है कि हां, और शायद दूसरा आपका ना कह रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, पहला कह रहा है कि हां बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से उचित सजा देनी चाहिए। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर अब उम्र उनकी कम है तो भैया उनको केवल कान पकड़ो, उनको केवल डांटो, लेकिन उनके मन में एक थोड़ा सा डर तो होना चाहिए। अनुशासन के लिए डर जरूरी है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, दंड की वजह से वांछनीय व्यवहार लाने की वजह है दंडित होने का डर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 5 से 8 तक, कक्षा 5 तक तो प्राइमरी स्तर तक तो सरकार ने आदेश दे दिया है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं मारा जा सकता है। जो लोग मारते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। चूंकि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बार सोचा कि स्कूल में अगर इतना बच्चे खेलते हैं, टिफिन भी अच्छी ले जाते हैं, ऐसा क्या कारण है कि फिर भी वो स्कूल जाने से कतराते हैं। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि स्कूल में काम का बोझ ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, मैडम लोग मारती हैं। तो इसीलिए देखो भैया कहा गया कि अब कक्षा 2 या 3 तक, मुझे ठीक से एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, आप लोग पता कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ तक एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे प्रमोट कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर एग्ज़ाम की बारी आएगी, यानी कि जो शुरुआती क्षण है उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि स्कूल जाकर वो बर्डन ले रहे हैं। तो इसलिए भैया यहाँ पर तो दोनों सही होंगे। अब जो 90s के बच्चे हैं उस समय तो बहुत मार पड़ती थी, लेकिन अब भैया आपको पता है ट्रेंड बदल चुका है, स्कूल में बच्चे डांस करा करा के पढ़ाया जाता है। अगला देखो, यहाँ पर बच्चे इस क्वेश्चन को देखिएगा और सवाल पढ़िएगा और यहाँ पर बताइएगा कि जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब उसके लिए दो तर्क दिया जा रहा है। पहला कह रहा है कि हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लगता है। अवक्रमण मतलब होता है वो गलने में, छीड़ होने में। दूसरा कह रहा है कि नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो यहां पर इस बात में आप लोग जवाब देंगे कि यहां पर क्या होगा।
तो भैया पहला वाला तो मुझे लगता है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जो इसका तर्क है प्लास्टिक की थैलियों में अवक्रमण बहुत देर होती है, इसीलिए भैया सरकार ने तो पूरी तरह से बैन कर रखा है। लेकिन आपको पता है भारत में चीज़ें आती तो बहुत अच्छी हैं लेकिन लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये कहा गया कि भैया बिल्कुल पॉलीथीन एकदम बैन है। लेकिन आपको पता है कि इसमें पब्लिक की गलती नहीं होती, क्योंकि पॉलीथीन अगर फैक्ट्री से ही ना बने तो पब्लिक को मिलेगी कहाँ से? एक खेप अगर ख़त्म हो जाएगी दोबारा मिलेगी ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बाकी सरकार पीछे पीछे, अब चाहे सरकार की लापरवाही हो, चाहे लोगों की फैक्ट्री मालिक की हो, किसी की भी हो, लेकिन चीज़ें बन रही हैं तो बिक रही हैं। तो इसलिए भैया पहला तो सही है कि होना तो नहीं चाहिए, प्लास्टिक नहीं मिलना चाहिए, उसके बदले आप कपड़े की थैला आप यूज करिए, ज़्यादा अच्छा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। अभी मैंने आपको समझाया कि कॉपी करना बिल्कुल कमजोर तर्क होता है, क्योंकि अन्य देशों में क्या कंडीशन है, वहाँ पर वातावरण कैसा है, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे पब्लिक ऐसा नहीं कि हमेशा फेंक देती हो, कचरे के डिब्बे में ही डालती हो, वहाँ पर जला दिया जाता हो, कुछ कर दिया जाता हो, वहाँ की सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन भारत जैसे देशों में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो ये कहना कि नहीं हम जो है दूसरे देशों की कॉपी करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, दूसरे देशों की कॉपी नहीं हो सकती है। इसलिए भैया केवल सेकंड वाला प्रबल है। तो हम आपका यहाँ सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकंड तो आपका गलत है। तो एक बार मैं फिर से उत्तर लगा दूं, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वही वाला तर्क होगा, क्योंकि पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत है क्योंकि कॉपी हो रहा है। चलिएगा आगे, यहाँ पर देखिएगा दूसरा कह रहा है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। दूसरा वाला कह रहा है कि क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देने का निर्णय लेना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। ये तो सुनते ही सभी भारतीयों के कान खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि कहा गया है हाँ, पहला कह रहा है हाँ भैया दे दो, क्योंकि तर्क दे रहा है इससे भारत का बहुत साधन बचेगा, क्योंकि वहाँ जो मिलिट्री लग रही है, आर्मी लग रही है, इनका मानना है कि दे देना चाहिए, वो सब खर्चा बच जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। तो मुझे लगता है पहला वाला गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अगर कोई भी शत्रु है या कोई भी देश हो, अगर किसी की टेरिटरी में जा रहा है, उसने उसको दे दिया तो उसको ये लगने लगेगा कि ये तो बहुत सीधा है, तो एक दिन ऐसा होगा कि उस देश पर ही कब्जा हो जाएगा। इसलिए कोई भी देश अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देना चाहता है, अगर वो सक्षम है तो, और नहीं तो फिर क्या ही कर सकता है भैया। भुजा क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित हो। अगर वो जवाब देने में सक्षम नहीं है तब तो वो मजबूर है। तो इसलिए पहला तो आपका गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसे निर्णय से इस तरह की और भी मांगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही है कि अगर एक दिन आपने उसकी किसी टेरिटरी को दे दिया तो फिर उसको लगेगा ओहो हमारा मामला तो जो भी हम मांगेंगे वो भी हो जाएगा, तो फिर तो इस तरह से पूरा देश ही चला जाएगा। अगला देखिए, यहां पर कहा जा रहा है क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखिएगा अंतरजातीय बच्चे विवाह क्या होता है इसको समझिएगा। अंतरजातीय का मतलब होता है, जरा इसको जान लीजिएगा, कि अपनी कास्ट से बाहर शादी करना। जो आपका जो गैर बिरादरी जिसको कह सकते हो, हिंदी में जिसको हम समझें तो गैर बिरादरी। अब ये शब्द तो आप अच्छे से जानते होंगे कि गैर बिरादरी क्या होती है, कि अपनी बिरादरी से जो दूसरी बिरादरी होती है इसी को गैर बिरादरी कहते हैं। तो कह रहा है कि क्या इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि हाँ, पहला उसने कहा कि हाँ भाई करो, क्योंकि यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर कौन सा तर्क आपका सही है, इसी को आपको समझना है। तो जो पहला कह रहा है कि हाँ यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, बिल्कुल सही है। अगर इंटरकास्ट मैरिज होने लगे, यानी कि आपको गैर बिरादरी में लोग शादियां करने लगे, तो जो जातिवाद है ये पूरी तरह से भारत में तभी समाप्त होगा। और अगर सच कहूं मित्रों तो मुझे लगता है कि जातिवाद तब समाप्त होगा जब हम में से पढ़े लिखे लोग प्रशासनिक या नेताओं की कुर्सी पर बैठेंगे। क्योंकि आप समझिएगा देश में जो जातीय व्यवस्था है यही जो है आपके खाई का काम कर रही है। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है,
तब तो भैया यहीं से कैटेगरी बढ़ गई, शूद्र मतलब निम्न कैटेगरी का और ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च कैटेगरी, तब तो ऐसे ही हो गया। तो देश में समानता कहाँ से आएगी? जो देश के संविधान में लिखा है समानता, हर नागरिक को समानता मिले, तो समानता तो है ही नहीं। जाति शब्द से ही जाति सूचक शब्द ही लगाकर समानता समाप्त हो रही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सबको पढ़ाओ लिखाओ सब लोग बराबर आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज भी हो, कि किसी भी कास्ट का हो, वो अगर सक्सेस है तो शादियां हो आपस में। तो अगर ये होने लगे तो कुछ हद तक इंटरकास्ट मैरिज से फिर जातियों का महत्व धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये बात मुझे सही लग रही है। दूसरा कह रहा है, दूसरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, कह रहा है कि नहीं यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन जब भारत को डेवलप करना होगा तो आज जो आप लोग तहसील में जाते हो, जाति प्रमाण पत्र ठप्पा लगा कर दिया जाता है। पहली बात तो ये समाप्त होना चाहिए कि जब सरकार ही इस बात को बढ़ावा दे रही है कि तुम किस जाति के हो, जाति के आधार पर सबको बांट रही है, तो फिर देश में एक समानता कहाँ से आएगी? तो पहली चीज तो यही आपका गड़बड़ है, इसको भी आगे चल के सही करना पड़ेगा। इसलिए भैया यहाँ पर केवल तर्क पहला मजबूत होगा, दूसरा तो आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है बच्चे कि क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो पहला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, पहला वाला जो कह रहा है वो कह रहा है कि जी हाँ, तंबाकू मुंह के कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, लाखों कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे। तो बताओ क्या करोगे? ऐसे अगर आप प्रशासन में होते तो क्या निर्णय देते? तो बच्चे मुझे लगता है, जैसे कि मैंने कहा कि पहला वाला जो है कि अगर ये लोक कल्याण की बात करें तो ये तो मुझे लगता है होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी जगह पे शराबी हो, शराबी बनता नहीं, धीरे धीरे बनाया जाता है। पहले वो अपने मित्रों से थोड़ा बहुत पिएगा, फिर उसको धीरे धीरे लत लगेगी। लेकिन सपोज करो कि वहाँ पर शराब की बिक्री के लिए दुकान ही ना हो, तब वो कहाँ से शराब पाएगा? तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पहला वाला तो भैया बिल्कुल फॉलो कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, लाखों लोग अपनी नौकरी खो देंगे। तो मुझे लगता है सरकार इसलिए भी इसको जारी रखना चाहेगी, ये भी तर्क सही है कि इसमें सब लोग को व्यवसाय मिल रहा है। आप देखो कि अगर किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है और दिन भर वो पान के गल्ले पर बैठा हो, पान का गल्ला समझते हो आप लोग, जब पान की छोटी सी दुकान है, लागत मात्र 5,000 रुपये की है। लेकिन आप सोचो कि जो सुपारी गुटखा खाने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जो पान के शौकीन हैं, उसी से दिन भर में उसकी 500-700 रुपये की इनकम हो जाती है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे जो इनसे कमा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर भैया तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रबल हो जाएगा, इसलिए बच्चे आपका जवाब यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि क्या सरकार को विद्युत, देखिएगा बच्चे, कह रहा है कि क्या सरकार को विद्युत चलित वाहनों के प्रचलन के लिए सब्सिडी देनी चाहिए? तो इसका जवाब बच्चे आप लोग खोजेंगे। पहला कह रहा है कि हाँ, इससे विद्युत चलित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। तो जो विद्युत चलित मतलब समझते हैं, जैसे आजकल स्कूटियाँ आ रही हैं, चार्ज करो और चलाओ, या फिर रेलवे में, ये तो खैर बैटरी के प्रमोशन हो गया। विद्युत चलित मतलब जो बिजली से चलती हो, जैसे ट्रेन वगैरह, जो आप देखो पहले कोयले के इंजन चलते थे, आजकल आपकी ट्रेन में चल रही है बिजली से। तो विद्युत चलित वाहनों के प्रचलन को, अच्छा जो दूसरा कह रहा है कि नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। तो भैया ये तो गलत होगा, क्योंकि भैया आप लोग समझते हैं कि इस समय पर्यावरण काफ़ी स्थितियों से जूझ रहा है। पहला तो कारण है कि पेड़ का कटना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है पेड़ को ही पहले निशाना बनाते हैं, और पेड़ ही जीवन का आधार है। इस बात को लोग भूल रहे हैं। इसीलिए भारत में जो जीवन की प्रत्याशा है, जो जीवन जीने की उम्र है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहली बात तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि आपके हवा में ही जो है ऑक्सीजन ही सही नहीं मिल पा रही है। तो दूसरी चीज़ है कि हम लोग मुनाफे के चक्कर में हर जगह मिलावटखोरी है। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन इतना समझिए कि हम लोग अपनी चीज़ों की जिम्मेदार स्वयं बन रहे हैं। तो अगर सरकार, जैसे सीएनजी है, आजकल सीएनजी का रेट ज़्यादा है, लेकिन सीएनजी से पर्यावरण नहीं आपका प्रदूषित होता है, कम होता है पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक से भी पर्यावरण सही रहेगा। तो भैया सबको एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है। तो ये पहला वाला तर्क सही है। अगले क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि क्या भारत के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को
सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। अब बच्चे इसको ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर 3 तर्क हैं और तीनों तर्कों आप बताइएगा कि कौन सा वाला सही लग रहा है। पहला कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि हाँ देना चाहिए, लेकिन क्यों? कह रहा है भारत में गरीबी उन्मूलन का यही एकमात्र तरीका है। अब इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, यही एकमात्र तरीका इसको सीमित कर दे रहा है। एक तरीका अगर लिखता तो ठीक है, यही एकमात्र तरीका का मतलब इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है कि नौकरी देने से ही क्या गरीबी दूर होती है, तो भैया ये तो आपका गलत हो जाएगा इस वजह से। दूसरा कह रहा है कि हाँ, इससे अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। बिल्कुल सही है कि जिस घर में, चूंकि ऐसी योजना असम वगैरह में काफी, सिक्किम वगैरह में, असम में कहीं पे तो ऐसा चल रहा है, जीएस वाले सर आपको क्लियर कर देंगे, तो एक नौकरी और एक परिवार से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहाँ भाई अगर आपकी पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है तो कम से कम अगर एक परिवार से एक लोग भी अगर नौकरी लगी हुई है तो भैया अच्छी बात है कि उस परिवार की कम से कम स्थिति तो इतनी खराब नहीं होगी कि वो अच्छे से अच्छा नागरिक ना बन पाए। सब अगर पढ़ सकेंगे उसी पैसे से सबको अच्छा कपड़ा मिलेगा, खाने को मिलेगा, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है। दूसरा तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि नहीं, बहुत से परिवारों की आय वैसे ही काफ़ी अधिक है, इसलिए ऐसे परिवारों को ऐसी योजनाओं के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। मुझे ये तर्क भी सही लग रहा है, क्योंकि मान लो कोई संपन्न परिवार है या कोई बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहा है, तो उसके घर को नौकरी दे के क्या मतलब है, वहाँ तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये बात भी सही है कि हर घर एक नौकरी योजना अगर आती है तो कम से कम इसको देखना पड़ेगा कि अगर कोई ITR अच्छे से भर रहा हो, जिसकी इनकम ऑलरेडी बहुत अच्छी हो, तो उसको नौकरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 2 नौकरी लेकिन जरूरतमंद को दो यहाँ पर। तो इसलिए भैया कौन सा होगा? तीसरा वाला तर्क। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका प्रबल है, फर्स्ट वाला गलत है। अगला चलो देखो, अब ये भी मुद्दा बहुत गंभीर है। मैंने चुन के बच्चे आपके लिए क्वेश्चन लिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनके जवाब आपको ढूंढने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में किए जाने चाहिए? तो यहाँ पर बच्चे जो तर्क दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाँ, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का फिर से यही एकमात्र तरीका, इसने सीमित कर दिया इस चीज़ को, तो ये तो आपका साफ साफ गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी, तो मुझे लगता है ये सही है। तीसरा कह रहा है कि कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव कराते हैं, यहाँ पर अन्य देश की बात कर दिया, फिर से कॉपी की बात कर रहा है, फिर से ये गलत हो गया। तो आपको समझना होगा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसा हमारे देश में आने वाला था नियम, लेकिन जानते हो कि नेता अपने लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं लाना चाहते हैं जिससे उन्हें दिक्कत हो। अब आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि देश में सबसे छोटा पद है चपरासी, यानी कि 4th ग्रेड की नौकरी, प्यून की। अगर प्यून की नौकरी निकले तो ये कहा जाता है कि 10वीं पास हो, अधिकतम उसकी आयु बता दी जाती है और उसको रिटायर की उम्र भी बता दी गई है कि 60-62 साल है। अब आप सोचो कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, छोटे मोटे पद की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी जो आयु सीमा है आज तक नहीं बताई गई, मैक्सिमम वाली रिटायरमेंट की। मिनिमम का तो बताया गया कि इतने से कम ना हो, लेकिन मैक्सिमम का कोई उम्र नहीं है। वो पढ़ा लिखा की बात ही नहीं हुई कि कम से कम 10वीं 12वीं तो पढ़े, कम से कम साइन तो कर ले वो। और देश को आप सोच रहे हो कि इतने हाईटेक हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा लिखित रूप में कोई भी नियम नहीं है। और ये बात भी सही है कि अगर आप विधानसभा का चुनाव करा रहे हो, विधान परिषद का चुनाव करा रहे हो, लोकसभा का चुनाव करा रहे हो, तो देश तो इसी में जूझता रहेगा, नेता तो इसी में बिजी रहेंगे, फिर और काम कब होंगे, जनता के काम कब होंगे? तो होना तो चाहिए कि आपके संसद में चुनाव सब एक दिन में खत्म करो, 20 दिन में क्या मतलब है, विधानसभा का अलग कराओ, विधान परिषद का अलग कराओ। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब आपको पता है नेताओं को लगता है कि भैया एक कुर्सी गई है तो कहीं दूसरी ना हो कि उसी समय वो भी चली जाए, एक गई है तो दूसरी मौका रहे खेलने के लिए, अब कुर्सी खेलते रहो। तो इसलिए यहाँ पर केवल दूसरा ही सही होगा। तो भैया यहाँ तो आपका सेकंड वाला ही सही होगा और कोई सही नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो बोला जा रहा है ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या भारत सरकार को जो पैसेंजर ट्रेनें हैं जो चल रही हैं, सभी प्राइवेट पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट ट्रेनें नहीं, जितने भी ट्रांसपोर्ट में सब आ जाएगा, जो रोड की हैं जैसे बस वगैरह जो प्राइवेट हैं, जो और भी चीज़ें प्राइवेट हैं, टैक्सी वगैरह सब हो गई, सब ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी। क्या कह रहा है? सबको सरकारी कर देना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि हाँ, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यह किया जाना चाहिए। आपको पता है कि हर चीज़ सरकारी हो जाएगी तो फिर हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार में भी अच्छी चीज़ें के साथ साथ बुरी व्यवस्थाएं भी है। अब सरकारी अस्पताल का ही हाल देख लो, अगर ढंग से मरीज बीमार हो तो पता लगा उसको ट्रीटमेंट मिलते मिलते ऊपर पहुंच जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसे प्रचलन हैंडल करने के लिए विशेषज्ञता सरकार के पास नहीं है। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि भैया ये जो है सरकार के पास ऐसी विशेषज्ञता नहीं है। विशेषज्ञता तो है ही, बस सरकार करना चाहे कि जैसे बीएसएनएल को डिमोट करके जियो को बढ़ा दिया गया। अगर सरकार चाहती तो बीएसएनएल आज नंबर पे होता, क्योंकि सरकार के पास तो पावर है। लेकिन सरकार अगर वहाँ बीएसएनएल लगाएगी तो उसको एम्प्लॉय रखना होगा, वहाँ सैलरी देनी होगी, बहुत चीज़ें आएंगी। सरकार उस जिम्मेदारियों से बचती है, कहेगी दूसरा देखे भैया वो चाहे 10,000 में एम्प्लॉय रखे चाहे 15,000 में, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय रखूँगा तो फिर मुझे उस हिसाब से सुविधाएँ देनी पड़ेंगी। तो सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है तो भाई किसी और को दे देती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं कर सकती, कर तो सकती, लेकिन वो करना चाहे तो। ऐसा कह रहा है कि हाँ, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि भैया वो बिल्कुल प्रताड़ित ही है। पैसे वाले लोग के लिए तो बहुत अच्छा है प्राइवेट अस्पताल। देखो वहाँ पर आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि भैया हम तो कहीं सेवा कराने के लिए आए हैं, पैसा फेंको तो आपको सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपके जीवन में प्राण नहीं डाल सकते, नहीं तो क्या नहीं करवा सकते हो पैसे के दम पर। लेकिन अभी वही एक चीज़ बचा है। चाइना तो कह रहा है कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं, बाकी देखा जाएगा कभी ऐसा कुछ होता है तो। यहाँ पर तीनों गलत होंगे भैया, क्योंकि हम लोग ने तो रोबोट तक तो बना लिया है, लेकिन आगे की बात देखी जाएगी। अगला यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या भारत में फांसी के दंड के स्थान पर जीवन कठोर कारावास की सजा के रूप में बदल देना चाहिए? तो फांसी की सजा के स्थान पर कह रहा है कि क्या आपको कठोर कारावास के रूप में बदल देना चाहिए। अब दूसरा कह रहा है कि हाँ, बहुत से विकसित देशों ने लागू कर दिया। भैया ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर जैसे ही कॉपी दिखे आप गलत करो, क्योंकि वहां की कंडीशन अलग है और हमारी कंडीशन अलग है, हम तो कॉपी पे चल नहीं सकते। फिर कह रहा है कि नहीं, जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं उनके लिए फांसी की सजा ही होनी चाहिए। तो ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं वो लगता है कि मानव कहलाने के काबिल ही नहीं है। जो अपराधी होते हैं वो मानव को मानव ही नहीं समझते, भेड़ बकरी समझते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप जिंदा रखोगे तो समाज के लिए दीमक है, वो खा जाएंगे सबको। तो ऐसे लोगों को मार देना ही उचित है। फांसी उनके लिए होनी चाहिए कि टिल हैंग टिल डेथ, उनके लिए तब तक लटकाओ जब तक वो मरे ना। तो ये भैया बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्राइम को कर्म करने के लिए इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? अब ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, इसमें आप लोग जवाब दीजिए बच्चे, क्या जवाब बनेगा। पहला कह रहा है कि हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। ये बच्चे यही गलत कर दे रहा है, बाकी ये बिल्कुल सही हो जाता। एकमात्र तरीका ही गलत जवाब दे दिया, क्योंकि अपने संविधान में कहा गया है कि भैया जो हमारे 14 साल के बच्चे हैं उन तक शिक्षा मुक्त हो, क्योंकि भारत जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा पूरा विश्व जानता है और भारत भी इस बात को जानता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के समझ नहीं पैदा होगी, अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, अच्छी बुरी चीज़ें नहीं पता लग पाएंगी। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए बताया, संविधान में कहा गया कि जो सक्षम नहीं है उनके लिए फ्री शिक्षा करो। तो ये एकमात्र वाला ही अगर यही नहीं देता तो ये बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर भैया इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और वह अधिक बढ़ जाएगा। तो क्या भारत में स्कूली शिक्षा में, अब ये नहीं कहा कि कब तक की शिक्षा मुक्त करनी चाहिए, अगर ये कहता कि प्राइमरी स्तर तक, तब तो ये गलत हो जाता। लेकिन बच्चे यहाँ पर इसने इसका जिक्र नहीं किया तो इसको हमें सही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग निःशुल्क करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बोझ तो पड़ता ही है, वो चाहे टैक्स पेयर पर पड़े चाहे सरकार पर पड़े। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो
कि एक प्राइमरी को चलाने में, हालांकि उद्देश्य गलत नहीं है, प्राइमरी तो चलनी चाहिए, लेकिन मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ, कम से कम वहाँ पे 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक खर्चा आता है पर मंथ का। रेवेन्यू सरकार का जीरो है, इसलिए तो सरकार का वहाँ पर दिमाग चल रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, इस काबिल ही ना बनाया जाए कि वहाँ बच्चे पढ़ सके। जनता तो बिल्कुल चाहती है कि हमारे यहाँ पे सुविधाएं दे सरकार, हम क्यों अपने बच्चों को नर्सरी में भेज के 3,000-4,000 रुपये मंथली खर्च करेंगे। पब्लिक तो चाहती है, लेकिन पब्लिक को जब सुविधा नहीं दोगे तो मजबूर हो जाएगा। जैसे बीएसएनएल को डाउन करने के लिए क्या किया गया, उसके नेटवर्क हटा दिए गए। बाकी जो जियो ने टावर लिए हैं वो किसके थे, बीएसएनएल के ही तो हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बीएसएनएल वो जियो नहीं बना सकता था, वो भी बना देता, लेकिन सरकार ने उसको होने नहीं दिया। तो सरकारी स्कूल को भी अगर खराब कर दोगे तो लोग प्राइवेट में जाएंगे, फिर बाद में कहोगे हमने तो दिया लेकिन लोगों ने लिया ही नहीं। तो ये तो लॉलीपॉप वाली बात हो गई। तो लेकिन यहाँ पर कुल मिला के लॉजिकली ये जो है आपका गलत हो जाए। अगर सक्षम है तो फ्री नहीं करना चाहिए। बाकी बड़े बड़े देश भी ऐसा करते हैं कि उनके देश में अगर गरीबी है तो उसको फ्री कर देते हैं, लेकिन जहाँ भैया लोग संपन्न हैं वहाँ पैसे भी लिए जाते हैं। तो अगला देखो क्या कह रहा है, क्या सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो इसका तर्क देखिएगा यहाँ पर कौन सा तर्क सही होगा। पहला बच्चे कह रहा है कि हाँ, इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और अपराध में काफ़ी कमी आएगी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी तो अपराध और बढ़ जाएगा फिर, तो ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, मानवीय जीवन अनमोल है और अपराधियों को भी सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये इसको भी हम लोग सही मानेंगे, चूँकि इसका भी तर्क सही है कि बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, या बहुत सारे अपराध हैं जो इसे लालच में लोग कर बैठते हैं। जैसे पति पत्नी है, पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वहाँ पे कई बार होता है कि लोग बहकावे में उसके साथ चले तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है। तो अपने सबको जीवन सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे कि लोग अपराध किसी लालच या लोभ में कर देते हैं, लेकिन उनको सुधरने का मौका, कहने का मतलब, मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अपराध कर दिया तो उसको बस सूली पर चढ़ा दो। देखो कि किस कैटेगरी का अपराध है, क्षमा योग्य है कि नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से सही हो रहा है। अगला देखो, अगला बच्चे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए। ठीक है, फिर पहला कह रहा है कि नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। यहाँ पर खो शब्द होना चाहिए, खो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो आप लोग इस बात को समझिए कि मुझे लगता है पहला वाला बिल्कुल सही है, चूँकि भाई प्रशिक्षण अगर हर नागरिक को दोगे तो जैसे यहाँ समझो कि भारत जैसे देश में, इतना बड़ा देश है, हम लोगों ने इतनी सारी सेना, इतनी सारे अर्धसैनिक बल ऑलरेडी रखे हुए हैं, उन्हें खिलाने का, पिलाने का उनको खर्चा आता है, और उनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई देश आक्रमण की स्थिति में हो, सुरक्षा सीमा पर कोई संकट आ जाए, तो उन कंडीशन में उनकी ज़रूरत पड़ती है। और हमने ऑलरेडी इतने रखे हुए हैं कि अगर हम हर भारतीयों को प्रशिक्षण देंगे, ये तो वहाँ लागू होता है जहाँ जनसंख्या कम हो। जैसे लड़ने के लिए जब लोग ना हो तो हर नागरिक को प्रशिक्षित करो ताकि मौका लगे तो उनको युद्ध में भेजा जाए। तो इसलिए भैया पहला वाला कह रहा है कि ठीक है, ऐसा निषेधात्मक निर्णय देगा तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनने में मदद करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़ाई झगड़े के लिए लोग ऐसा करते हैं ताकि कभी मौका लगे तो युद्ध में भेज सके। तो इसलिए पहला वाला गलत सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला देखो बच्चे, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना भूल गए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। अब पहला कह रहा है बच्चे कि हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं। तो भैया अब पसंद की ना वजह से एग्जाम ही ना हो तो फिर वहाँ क्या डिस्कोथेक करने जाएंगे, ये भी तो गलत है। हाँ, ये सही है कि हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं, ये बात सही है। कौन सा बच्चा मजबूत पढ़ने में ठीक है, किसके दिमाग ठीक है, किसका आईक्यू चल रहा है, ये सब जांचना बहुत जरूरी है। अगला देखो बच्चे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पहला कह रहा है कि नहीं, यह प्रोटीन और अन्य खनिजों का एक सस्ता स्रोत है और बहुत से लोग इसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही है,
कि भैया हर लोग मांसाहारी बना देंगे तो उतने तो जानवर उपलब्ध नहीं है कि सबको लोग मार के खाएं, तो फिर तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर मनुष्य ही सबको मारने लगेगा, चूंकि कहा गया जीवो जीवस्य आहारा, तो वो जो जीव हैं, जो जीव को खा के जिंदा रहते हैं, जैसे शेर हुए और भी जो जानवर हुए, जो जैसे आपके बाघ हुए, चीता हुए, तो ये सब घास नहीं खा सकते, तो इनके लिए है आहार। लेकिन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, तो मनुष्य तो कुछ भी खा सकता, उसके प्रोटीन के स्रोत सब्जियां हैं और भी चीज़ें, हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं। हम लोग अपने टेस्ट के लिए खाएं वो अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि सब लोग अगर खाने लगेंगे तो पहली बात उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह लोगों को स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। हाँ, ये भी सही हो जाएगा बच्चे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं भाई हम शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा ही देंगे। नहीं लगाओ, क्यों लगाओगे? क्योंकि अगर ऐसा कर दोगे आप तो लोग समझेंगे कि भैया हम अगर खाना चाहते हैं, हमारे पास साधन है, तो हमें क्यों मना किया जा रहा है। तो ये आपकी इच्छा पर है, तो यहाँ पर इसलिए बच्चे दोनों सही माना गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला कह रहा है ड्राइविंग के समय, ये भी बहुत अच्छा मुद्दा बोला गया कि ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि हाँ, इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन पर जैसे आप लोग चलते रहते हैं और जो लोग फ़ोन पर चलते हुए बात करते हैं, तो वहाँ पर भैया उनका दिमाग भंग हो जाता है, दिमाग का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। क्योंकि दिमाग, कहा गया कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इससे व्यापार में बाधा आएगी। भैया कौन सा व्यापार है जो फ़ोन पर चलते हुए होगा? तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला केवल प्रथम वाला तर्क ही मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कथन तर्क बच्चे आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, और अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। बस आपको जब पढ़ने में आप सक्षम हो जाएंगे, चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे कि कौन सा तर्क आपको तर्क युक्त लगता है और कौन सा तर्कहीन लगता है, अपने आप सही करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉपी वगैरह की हमने बताया, बस उन्हीं को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चे, आप लोग समझते रहिए, और कैसा लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।